हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 135 से लेकर सेक्शन 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे। ये हमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बताता है। वैसे तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सेक्शन 135 से स्टार्ट होकर सेक्शन 166 तक जाता है, लेकिन वो सारे सेक्शन एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतने से सेक्शन समझेंगे, सेक्शन 135 से लेकर सेक्शन 143 तक। अब देखिए, एग्जामिनेशन वर्ड यूज किया गया कि एग्जामिनेशन किया जाता है एक विटनेस का। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को, किसी भी विषय के ऊपर, जब हम उस चीज को बहुत सावधानी से देखते हैं कि वो चीज कैसी है, उसको हम एग्जामिनेशन करना बोल देते हैं। तो यहां पे हम किसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं? विटनेस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम उसमें से भी रीड करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा कि इसके अंदर क्या दिया गया है। अब देखिए, जो सेक्शन 135 है वो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, कि किस तरीके से, किस ऑर्डर के अंदर एक विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा। मतलब कि पहले कौन से विटनेस को बुलाया जाएगा, फिर कौन से विटनेस को बुलाया जाएगा, तो वो बताया गया। ये सेक्शन ये बोलता है कि ये जो चीज है ये पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दी गई कि पहले किस विटनेस को बुलाना है, उसके बाद किस विटनेस को बुलाना है। अब ये जो एडवोकेट होता है पार्टी का, बेसिकली वही डिसाइड करता है कि पहले मैं इस विटनेस को बुलाऊंगा, फिर इस विटनेस को बुलाऊंगा। वो उसकी स्किल एंड कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी उसको प्रैक्टिस है, क्या उसकी स्किल्स है, कि किस विटनेस को पहले बुलाना चाहिए, फिर किस विटनेस को बुलाना चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उस हिसाब से बुलाता है। और कहीं पे कोर्ट को ये लगता है कि मुझे इंटरवीन करना चाहिए, कि ये विटनेस पहले आना चाहिए या ये ऑर्डर होना चाहिए उसका, तो कोर्ट उस हिसाब से बुला सकता है। अब जो बुलाने की जिम्मेदारी होती है, अब देखिए पहले कौन विटनेसेस को बुलाता है। तो अगर हम सिविल के अंदर जाएं, सिविल के अंदर जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो पहले अपने विटनेसेस को बुलाता है। और वहीं अगर हम क्रिमिनल के अंदर चले जाएं तो प्रोसिक्यूशन साइड जो होती है वो पहले अपने विटनेसेस को बुलाती है। ऐसी जो सेक्शन 311 है सीआरपीसी का, वो पावर देता है, किस चीज की पावर देता है कोर्ट को, कि किसी भी विटनेस को वो सम्मन करके बुला सकता है। वहीं अगर हमें एग्जामिनेशन की चीज देखनी है सीपीसी के अंदर, तो हम ऑर्डर 18 के अंदर जो है उनके रूल्स हैं, उनके अंदर हमें बताया गया कि किस तरीके से जो एक विटनेस होता है उसको एग्जामिन किया जाता है, कि कैसे उससे एफिडेविट लेके फिर उसका क्रॉस, किस तरीके से उसको एग्जामिन किया जाता है। अब देखिए, जब किसी विटनेस को एग्जामिन किया जा रहा होता है तो ये चीज इंश्योर कर लेनी चाहिए कि जो दूसरा विटनेस है, मतलब कि एक मान लीजिए कि अब आप सीक्वेंस के अंदर विटनेसेस को बुलाएंगे, तो आपने पहले एक विटनेस को बुलाया, तो अब जो उसके बाद आपने विटनेस बुलाना है, ये इंश्योर कर लीजिए कि जो दूसरा विटनेस है वो उस वक्त कोर्ट में प्रेजेंट ना हो, वो विटनेस कोर्ट से बाहर हो, और अगर वो कोर्ट के अंदर हो तो उसको कोर्ट से बाहर भेज दिया जाए। लेकिन इससे ये आप ये नहीं बोल देंगे कि प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी क्योंकि वो विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट था, लेकिन इस चीज को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो दूसरा विटनेस है वो कोर्ट से बाहर रहे, ताकि उसको पहले विटनेस की बातें पता ना चले। अब देखिए, सेक्शन को अगर हम रीड करें, सेक्शन के अंदर क्या लिखता है? द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग relating to civil and criminal procedure respectively, and the absence of any such law by the discretion of the court। तो जो भी लॉ है, जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जो भी है उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें विटनेसेस को बुलाने हैं। तो इसके अंदर लिखता है द जज मे आस्क The order of production and examination of witnesses is regulated by civil and criminal procedure codes। तो किस तरीके से होता है? जो हमें सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे रखे हैं उसके हिसाब से रेगुलेट होता है, और बाय डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर कोर्ट जिस हिसाब से डायरेक्शन देती है उस हिसाब से। इन प्रैक्टिस, लेकिन जब हम प्रैक्टिस के अंदर जाते हैं, क्या किया जाता है? इट इज लेफ्ट लार्जली टू द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। तो ये किसके ऑप्शन पे छोड़ दिया जाता है? पार्टी के ऑप्शन पे छोड़ दिया जाता है। कॉलिंग विटनेसेस टू एग्जामिन देम इन एनी ऑर्डर ही चूजेस। जिस भी तरीके से उसको बुलाना है, जो भी तरीका उसको सही लग रहा है, तो उसको उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि वो जैसे चाहता है वो उस तरीके से बुला सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 136 के ऊपर। सेक्शन 136 हमें बताता है जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, की जज को ये पावर दी गई है कि वो ये डिसाइड करेगा कि क्या ये एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या बोलता है? जैसे कि अगर हम सेक्शन 5 पढ़ें, तो सेक्शन 5 के अंदर बोला गया कि दो ही तरीके के एविडेंसेस लिए जाएंगे, या तो जो इशू के अंदर होंगे या फिर जो रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे जज करता है, वो देखता है कि वो इशू या रेलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए। अब क्या बोलता है? जज में आस्क, तो अब क्या जज किस तरीके से देखेगा? तो जज जो है वो पूछ सकता है हाउ अ पर्टिकुलर फैक्ट इज रेलिवेंट। तो पूछ सकता है कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर फैक्ट लाया गया है ये रेलिवेंट है। रेलिवेंट मतलब कि कनेक्टेड है इस चीज से। एंड एडमिट द एविडेंस इफ इट थिंक्स द फैक्ट वुड बी रेलिवेंट, और उसको लगता है कि हाँ ये जो लाया गया मेरे सामने ये फैक्ट रेलिवेंट है, तो उसको वो एडमिट कर लेता है।
इफ द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट डिपेंड्स ऑन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। अब मान लीजिए कि वो जो रेलिवेंसी देखनी है उस फैक्ट की, वो डिपेंड करती है किसी और फैक्ट के ऊपर, कि पहले वो वाला फैक्ट प्रूफ कीजिए फिर तभी ये वाला फैक्ट जो है रेलिवेंट बनेगा। तो उस केस के अंदर सच लेटर फैक्ट मस्ट बी प्रूव फर्स्ट अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू प्रूव इट। तो पहले वो जो दूसरे वाला फैक्ट है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पहला फैक्ट, तो दूसरे वाला फैक्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा। इट सब्सिक्वेंटली एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाई विद सच अंडरस्टैंडिंग, और कोर्ट जो है उस चीज से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तभी फिर वो पहले वाला फैक्ट जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया जाता है, जैसे सेक्शन 32 वाला, जहां पे बोला जाता है कि इट इज प्रपोज टू प्रूव द स्टेटमेंट अबाउट रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन एलिज्ड टू बी डेड, कि भाई ये जो पर्सन है, ये स्टेटमेंट किसने दी है, उस पर्सन ने दी है जो पर्सन मर चुका है। तो यहाँ पे ये फैक्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति मर चुका है। अब जब पहले ये प्रूफ होगा, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट बोली जा रही है कि ये जो चीज बोली गई है उस व्यक्ति के द्वारा बोली गई है, उसके बाद ये प्रूफ होगी। which statement is relevant under section 32. The fact that the person is dead must be proved first. तो ये जो फैक्ट है कि जो व्यक्ति जो है मर चुका है, पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा by the person proposing to prove the statement before evidence is given of the statement। कि उस स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो है वो मर चुका है। तो यहाँ पे जो फैक्ट था स्टेटमेंट का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, एक दूसरे फैक्ट के ऊपर प्रूफ कर रहा था, तो डिपेंड कर रहा था। तो पहले वो वाला फैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा फैक्ट प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे जज की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जज को लगता है कि ठीक है, आप पहले वो दूसरा फैक्ट मत प्रूफ कीजिए, पहले जो चीज चल रही है उसी को प्रूफ कर दीजिए। तो वहां पे जज की डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है। When the relevancy of one fact depend upon the proof of other fact, the judge has full discretion to allow the either fact to be proved first। तो जज के पास ये पूरी पावर है, वो कह सकता है कि ठीक है, इस चीज को आप बाद में प्रूफ कर लेना। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है कि एक व्यक्ति के पास चोरी हुआ हुआ सामान मिलता है, या ये उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि इसने चोरी हुआ सामान खरीदा है। तो यहाँ पे ये वाला फैक्ट पहले प्रूफ करना जरूरी है कि जो सामान था वो चोरी हुआ था। तो यहाँ पे जज ये अलाउड कर सकते हैं, जज की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये छोड़ दे कि भाई पहले ये चीज पहले प्रूफ करो कि वो चीज सामान हुई थी, आप पहले यही प्रूफ कर दो कि ये जो सामान है ये इसने चोरी का सामान खरीदा है। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जज की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वो अलाउ भी कर सकता है और वो क्या भी सकता है कि पहले उस फैक्ट को प्रूफ कीजिए। तो हमें यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर यही बताया गया, सेक्शन 136 के अंदर। फिर आते हैं हम सेक्शन 137 के अंदर, जिसके अंदर में एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होगी। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। एग्जामिनेशन चीफ के लिए क्या लिखा गया था, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय अ पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो मतलब जो भी व्यक्ति, क्या बोलते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कौन करेगा, सबसे पहले जो भी व्यक्ति उस विटनेस को बुला रहा है वो उससे पहले क्वेश्चंस पूछेगा, और वो क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अभी लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आगे वाले सेक्शन के अंदर दिया गया। लीडिंग क्वेश्चन बेसिकली वो होते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन के अंदर इसको आंसर दे देते हैं। तो जब एग्जामिनेशन इन चीफ होता है तब हम उसको क्वेश्चंस के अंदर आंसर नहीं देते। जब हम एग्जामिनेशन इन चीफ को पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे जो दोनों सेक्शन है, सेक्शन 137 और सेक्शन 138, ये दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड सेक्शंस होते हैं। तो ये दोनों सेक्शंस हमें एक साथ ही पढ़ने चाहिए, तो अभी हम उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो एग्जामिनेशन चीफ के अंदर हमने उस व्यक्ति से वो क्वेश्चंस पूछे जो भी पार्टी उसको एज अ विटनेस बुला रही है। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि जो डिफेंडेंट पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है जिसके अगेंस्ट उस विटनेस को बुलाया गया था, वो उससे क्वेश्चंस पूछेगा। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी, जो दूसरी पार्टी है, शैल बी कॉल्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मान लीजिए कि 3, 4, 5 कितने भी डिफेंडेंट है, तो वो सारे डिफेंडेंट एक एक करके उस विटनेस से क्वेश्चंस पूछेंगे। सबको चांस दिया जाएगा कि वो उससे अपने क्वेश्चंस पूछे, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा तो फिर उस विटनेस की रेलेवेंसी नहीं रह जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगा, वो विटनेस ही खत्म हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाए। अब यहाँ पे अगर ये भी चीज देखी जाए कि अगर किसी एविडेंस को सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाए तो वो इलीगल होता है, कि आप सीधा किसी एविडेंस को, किसी विटनेस को सीधा सिर्फ आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला रहे हो, तो ऐसा करना इलीगल है। पहले आपको उसका एग्जामिनेशन इन चीफ कराना पड़ेगा। अब उसको क्यों क्रॉस किया जाता है, ताकि चेक कर लिया जाए कि ये जो है सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, मतलब एक तरीके से उससे सच निकलवाया जाता है। यहाँ पे उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मतलब कि उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे क्वेश्चंस के अंदर उसका आंसर होगा। तो जैसे जब एक व्यक्ति को एग्जामिनेशन करने के लिए बुलाया जाता है, एग्जामिनेशन चीफ के ऊपर बुलाया जाता है, तो सबसे पहले उससे उसका नाम और पता पूछा जाता है, जो कि वो बताता है। उसके बाद फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो जो क्वेश्चंस पूछे गए सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ के अंदर, वो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेकिन अब जब क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस के अंदर उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछना था कि क्या प्लेग्राउंड में कुछ हुआ,
तो ये जो है लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैंने उससे पूछा क्या उस दिन प्लेग्राउंड में मर्डर हुआ था, तो ये क्या है, लीडिंग क्वेश्चन, जहां पे मैंने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया। और ज्यादातर जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो जो है उसका जवाब यस और नो के अंदर ही दिया जाता है। जरूरी नहीं होता ऐसा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि उसका जो जवाब होता है वो यस या नो के अंदर दिया जाता है। अब ये भी जरूरी होना चाहिए कि वो मिसलीडिंग क्वेश्चन ना हो। मिसलीडिंग का मतलब कि जैसे मैंने एक व्यक्ति को बुलाया, मैंने उस ये प्रूफ करना था कि ये जो है इसका सर्वेंट है, मान लीजिए बी प्रूफ करना था कि ए का सर्वेंट है। अब मैं बी से बुला के ये पूछूं कि आप ए के पास कितने समय से काम कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही ये प्रूफ कर दिया कि आप ए के पास काम कर रहे थे। तो मिसलीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, लीडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद जो है उसका री एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी रह गई, कोई कमी रह गई चीफ करते वक्त, तो उसका री एग्जामिनेशन होगा। अब देखिए जो भी हमने इससे पिछला सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 136, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि एडमिसिबिलिटी चेक कर रहे थे। तो एडमिसिबिलिटी जो है ना, जब हम देखते हैं कि क्या ये एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है, ये उसी वक्त देख लेते हैं जब हम किसी विटनेस को टेंडर कर रहे होते हैं। टेंडर मतलब कि एक तरीके से उसके ऊपर जब कोर्ट के अंदर कोई भी विटनेस को लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसे टेंडर करना होता है, तभी वो अलाउड होता है कोर्ट के अंदर एज अ विटनेस यूज करना। तो जिस वक्त हम उसको टेंडर कर रहे होते हैं उसी वक्त हम उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज करते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक केस है चंदन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर ये बोला गया कि अगर एक विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया तो उसको हियर से एविडेंस बोल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका मतलब जिसको री एग्जामिनेशन बोलते हैं। री एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, की पहले चीफ हुआ, क्रॉस हुआ, उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस के बाद री एग्जामिनेशन होता है। बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। तो जो जिस भी पार्टी ने बुलाया था वो दोबारा से उसको एग्जामिन करेगी। ये जो पार्टी एग्जामिन करेगी यहाँ पे दोबारा से उससे वो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे, उसके कारण कोई नई चीज अराइज हो गई, तो फिर उसका दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 138 के ऊपर। अब ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से क्या ऑर्डर होगा एग्जामिनेशन करने का। विटनेस आर एग्जामिन इन चीफ, देन क्रॉस एग्जामिन एंड देन री एग्जामिन। यही प्रोसेस है कि पहले चीफ होगा, क्रॉस होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स। जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा और री एग्जामिनेशन होगा सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होगा। But the cross examination need not to be confined to those facts to which the witness testified। लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन है जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो उसी चीज से हो जिस चीज के लिए वो टेस्टिफाइड हुए थे विटनेस। केस के अंदर कोई भी चीज उससे क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। जैसे किसी विटनेस को सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए बुलाया गया, उसको उस चीज के लिए चीफ किया गया, टेस्टिफाई किया गया, टेस्टिमनी दी गई उसकी। लेकिन जब उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा तो उस केस के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है वो भी उससे पूछा जा सकता है, सिर्फ उसी चीज के ऊपर नहीं रहेंगे, उससे कोई भी चीज क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। Testified on his examination chief. The re-examination must be directed to explanation of the matter referred in cross-examination. If the new matter is introduced in re-examination, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी नई चीज अगर re-examination के अंदर आ गई, the adverse party may further cross-examine upon that matter only। तो फिर जो पार्टी थी वो दोबारा से क्या करेगी, उसको सिर्फ वो जो नई चीज आई है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर सकती है उसको। फिर यहाँ पे एक जो कोर्ट होता है उसके पास भी पावर होती है कि वो एग्जामिन कर सकती है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 165 के अंदर कोई भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछ सकती है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि उसको रिब्यूक कर रही है, उसको बोल रही है कि तेरे ऊपर पर्जरी की प्रोसीडिंग चल जाएगी, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर वो इस तरीके से पूछेगी तो फिर वो जो विटनेस है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 139 के ऊपर, क्रॉस एग्जामिनेशन पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। की अगर किसी व्यक्ति को आपने डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया कि एज अ विटनेस किसी डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया, तो आप उस व्यक्ति को एज अ विटनेस क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। अब जैसे हमने उसको बोला कि ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, अब उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो एक लेटर के थ्रू भेज के कोर्ट को बता सकता है कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अब अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसके बाद भी नहीं आता तो फिर आईपीसी के अंदर वो ऑफेंस कमिट करता है, वो अलग चीज है, सेक्शन 175 के अंदर, 175 ऑफ आईपीसी के अंदर। लेकिन अगर उसके पास वो है ही नहीं तो वो लेटर भेज के बता सकते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं। लेकिन अब वो व्यक्ति आया वो डॉक्यूमेंट लेके, अब आप उसको एज अ क्रॉस एग्जामिन करने लग जाओ, उसको एज अ विटनेस ट्रीट करो, उसको चीफ करके, वो तो ऐसा करना अलाउड नहीं है।
A person summoned to produce a document does not become a witness and cannot be cross examined unless he is called as witness. जब तक उसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा तब तक उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता. उसके बाद विटनेस टू करेक्टर की, जब किसी विटनेस का करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है, सेक्शन 140 बोलता है विटनेस टू करेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन की. जब किसी के करेक्टर के लिए होता है तो उसको क्रॉस एग्जामिन या री एग्जामिन किया जा सकता है. सिविल केसेस के अंदर करेक्टर से कोई चीज अराइज नहीं होती है, सेक्शन 51, 52, 53 के अंदर जो ये बता रखा है कि इससे क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है, तो उसको जब भी हम पढ़ेंगे इसी एविडेंस एक्ट के. लेकिन जो क्रिमिनल चीजें होती है, क्रिमिनल के अंदर डिपेंड करता है किसी चीज की करेक्टर से, अगर हम उसका करेक्टर डिसाइड करते हैं, क्योंकि करेक्टर से उसकी वेटेज पता चल जाती है कि कितनी वेटेज है उसकी, तो ये उसके बारे में बताता है. फिर लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं सेक्शन 141 के अंदर. एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विद द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सेप्ट टू रिसीव इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन. कि वो उस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है कि उसका वो आंसर खुद ही उसी तरीके का लेना चाहता है. इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल पहले दे दिया आपको. फिर सेक्शन 142 बोलता है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कि कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए. तो एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन के वक्त वो नहीं पूछे जाने चाहिए. अ लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट, इफ ऑब्जेक्टेड to be the adverse party, be asked in examination in chief or in re-examination except with the permission of the court. लेकिन अगर कोर्ट परमिट कर देता है कि एग्जामिनेशन के वक्त या री-एग्जामिनेशन के वक्त कि आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो उससे पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं पूछे जाएंगे. The court shall permit the leading questions as to matter which are interlocutory or undisputed. जो interlocutory या undisputed है उसी के लिए लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जिस चीज को प्रूफ ही नहीं करना, पूछ लो लीडिंग क्वेश्चन, पहले ही आप उसका आंसर दे दो. और which have in its opinion been already sufficiently proved, या फिर जो चीज पहले से ही sufficiently प्रूव हो चुकी है उसके अंदर अब आप उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछ भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा. फिर सेक्शन 143 बोलता है when they may be asked, कब उनको पूछा जा सकता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उनको पूछा जा सकता है. लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. तो ये सेक्शन 135 से लेके सेक्शन 143 ऑफ एविडेंस एक्ट हमने कवर कर लिए. अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके जो आगे के सेक्शन है उनको कवर कर लेंगे.